Dear friends, in today's discussion, we will discuss the concept of depreciation computation. In our previous video, the link of which is given in a description box, I have explained you the essentials for claiming depreciation. Just एक recall करा रहा था. Depreciation is available in respect of price prescribed assets. Assessee must be the owner. Asset is used for a business or profession. आज हम लोग करेंगे डेप्रीसिएशन कंप्यूटेशन बिकॉज देर इज अ प्रिस्क्राइब मेथोलॉजी टू कंप्यूट द डेप्रीसिएशन. It's not the same thing which we do in accountancy. It's a little bit a different thing. So let's start with this thing. अब under income tax act there are two methods, straight line method and the written down value method. ये जो straight line method है ये ऑप्शन सिर्फ किसको दिए हैं? इलेक्ट्रिसिटी असेसी को. इलेक्ट्रिसिटी असेसी एक मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है मींस असेसी एंगेज इन अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एंगेज इन अ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है इट्स एप्लीकेबल टू ऑल असेसी but electricity assessee has given option to avail WDV also. Means electricity assessee जो हम लोगों ने वो डिफाइन करा है, they have option, they can go with the straight line method or they can go with the written down value method. And other than electricity assessee, it's mandatory for all other assessee to follow written down value method. मैं अपने इस डिस्कशन में स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेलिब्रेशन नहीं करूंगा बिकॉज अंडर इंडियन लॉज द इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन ओनली बी कैरिड बाय अ कंपनी एंड आवर इन सीए इंटर द कंप्यूटेशन एंड ऑल अदर रिलेटेड क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और एट द मोस्ट एक्चुअल. Hence, straight line method के provisions I will not discuss. Today I will discuss the depreciation methodology for return down value method. अब मैंने समराइज करा है पूरा कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्थ निकालने में क्या स्टेप्स मेरे एप्लीकेबल होंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ एसेट. ये वर्ड क्या है, इसको लॉ ने अलग से डिफाइन करा है, हम समझते हैं. यहाँ पे जो हम नॉर्मल अकाउंटेंसी करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मशीन है ए बी सी. वी कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन ऑन ऑल 3 मशीन सेपरेटली. बट अंडर इनकम टैक्स ये ब्लॉक क्या है, अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स. एग्जैक्टली हम नीचे पढ़ेंगे अभी. तो हम अगर इस तीनों मशीन को एक ब्लॉक मानते हैं then depreciation is not calculated asset wise, it's calculated the block wise. तो सबसे पहले मुझे ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद I have to determine the WDV, written down value of block of asset at the end of previous year. इस स्टेप्स को भी रिटर्न डाउन वैल्यू ब्लॉक की कैसे निकालेंगे, लॉ हैज प्रिस्क्राइब द मेथोलॉजी. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता चलता हूं, उससे अभी आपको जल्दी समझ में आएगा, फिर नीचे डिटेल में समझते हैं ताकि अभी आपको कंफ्यूजन नहीं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मशीन है एंड एज पर लॉ दे आर फॉलोइंग इन अ सेम ब्लॉक से. इसका जो हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं 23-24 on 1/4/23 इस ब्लॉक की जो WDV थी इट्स कमिंग टू बी 5 लाख रुपीज. 1/7/23 को एक एसेट और परचेज करी जो इस ब्लॉक में फॉल हो रही है, इससे 1 लाख रुपीज. फिर हमने 1/1/24 को एक एसेट और परचेज करी 2 लाख की जो इसी ब्लॉक में फॉल हो रही है. आप ये ध्यान रखना कि अंडर इनकम टैक्स the depreciation under WDV method is not asset specific, it's for the entire block. तो हमें सबसे पहले ब्लॉक ही आइडेंटिफाई करना है. तो मैंने यहाँ पे एज्यूम करा था कि साल के शुरू में 3 मशीन थी,
उन तीनों मशीन की WDV आ रही थी। 1723 को हमने से डी मशीन और परचेज करी और 1124 को एक ई मशीन और परचेज करी। अब मेरी क्लोजिंग WDV कितनी आ गई? 5 और 1 6, 2 8 लाख। तो यहां तक आपको सेकेंड नंबर स्टेप तक आपको भी समझ आया। डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे। देन आइडेंटिफाई द एसिड इन अ ब्लॉक ऑफ एसिड acquired in a previous year but put to use for less than 180 days in a previous year। अब आप देखेंगे इस 8 लाख में हमने एक मशीन को डिफ्रेंशिएट करा, ई मशीन को, जो हमारे इस प्रीवियस ईयर 23-24 में 180 डेज से कम यूज हुई है, क्योंकि हमने कब परचेज करी है? 1124। ये कितने दिन यूज हुई है? लगभग 90 डेज। तो हमने इसको आइडेंटिफाई करा, इसकी वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। रिमेनिंग कितनी हो गई मेरे पास? 6 लाख। मान लीजिए इस ब्लॉक पे एप्लीकेबल रेट 15% है, तो जो मशीन हमने 180 दिन से कम यूज करी है उस पे हम रेट आधा अप्लाई करेंगे, इररिस्पेक्टिव हमने किस डेट को, मीन्स 180 दिन, जैसे हम अकाउंटेंसी में करते हैं, इन अ फर्स्ट ईयर वी अप्लाई द डेप्थ on the basis of the number of days for which asset is being used। यहाँ पे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। सिंपल, अगर पहले दिन आपने पहले ईयर में आपने मशीन 180 दिन से कम यूज करी है, तो जो भी ब्लॉक पे एप्लीकेबल रेट है वो हाफ हो जाएगा और रिमेनिंग ब्लॉक के ऊपर पूरा जो एप्लीकेबल रेट है 15% वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? हमने सबसे पहले ब्लॉक आइडेंटिफाई करा, हमने WDV थोड़ी सी ब्रीफली समझी। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ रहा है आइडेंटिफाई द एसेट्स इन अ ब्लॉक एक्वायर्ड इन अ प्रीवियस ईयर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन को दो पार्ट में डिवाइड करा है, नॉर्मल डेप्रीसिएशन और एडिशनल डेप्रीसिएशन। हम अभी नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अप्लाई द हाफ ऑफ डेप्रीसिएशन रेट on asset which are put to use for less than 180 days and apply full depreciation rate on the balance। इतना मैंने आपको अभी समझाया था। एडिशनल डेप्थ मैं भी बाद में टेकअप करूंगा, पहले सिंपल ये ब्लॉक ऑफ एसेट क्लोजिंग WDV ये हमको समझ में आना चाहिए, ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट क्या चीज है। लॉ ने ब्लॉक ऑफ एसिड को क्या बोला है? ग्रुप ऑफ एसिड विद इन बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और इंटेंजिबल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो जो हमारी प्रिस्क्राइब एसिड्स थी विच आर एलिजिबल फॉर डेप्रीसिएशन, वो हमने दो पार्ट में डिवाइड करी थी। हमने डिवाइड करी थी टेंजिबल एसिड्स और हमने डिवाइड करी थी इंटेंजिबल एसिड्स। इनटेंजिबल में, टेंजिबल में बिल्डिंग आ रही थी, प्लांट एंड मशीनरी आ रही थी और आपका फर्नीचर आ रहा था, और इनटेंजिबल्स में बाकी सारे इंटेंजिबल्स आ रहे थे, कॉपीराइट एटसेट्रा। तो ग्रुप ऑफ एसिड जो भी इसके पहले हमें ग्रुप ऑफ एसिड जो है, पहले हमें प्रिस्क्राइब एसिड आइडेंटिफाई करनी है। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल, ये चार मेरे एक तरह से फर्स्ट लेवल पे ग्रुप हो गए। मीन्स बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इंटेंजिबल। अब जो ब्लॉक मेरा बनेगा वो ब्लॉक किस पे बनेगा? ग्रुप ऑफ एसेट विद इन दीज एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज प्रिस्क्राइब। इनकम टैक्स एक्ट में इन चारों के ऊपर ऐसा नहीं है कि सेम रेट प्रिस्क्राइब है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, उससे समझाता हूं आपको। ग्रुप ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग under building is a separate block. A separate rate of depreciation is prescribed which is 5%, distinct from commercial building which is 10%। मीन्स अगर हम बात करते हैं एक फैक्ट्री है
उसने अपने स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है और एक फैक्ट्री है। नाउ जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, सिंस इट्स बीइंग यूज्ड फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पस, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स इज 5% WDV। तो हम WDV की बात कर रहे हैं। एंड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग द रेट इज 10%। तो हमारा जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा। इसी तरह अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, computers is a plant is a separate block as separate rate of dep is prescribed। यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ और कि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में अभी हम दो चीजें लेते हैं, से कंप्यूटर्स लेते हैं और हम लेते हैं व्हीकल्स। कंप्यूटर पे जो रेट प्रिस्क्राइब है वो मेरा 40% है और व्हीकल पे इफ आई एम करेक्टली एबल टू रिकॉल 15%। अभी हम 15% रेट ले लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी मेरा एक ब्रॉड लेवल पे फर्स्ट लेवल पे ग्रुप हो गया। अब उसके अंदर जिस एसिड्स जिसके ऊपर सेम रेट ऑफ डेथ प्रिस्क्राइब है, इट बिकम सेपरेट ब्लॉक। अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मेरा एक ब्लॉक बन गया, फैक्ट्री बिल्डिंग का मेरा दूसरा ब्लॉक बन गया, कंप्यूटर का मेरे पास तीसरा ब्लॉक बन गया और व्हीकल का मेरे पास 4 ब्लॉक बन गया। तो इसी एग्जांपल में सबसे पहले हमने जो एसिड्स की जो कैटेगराइजेशन है वो करी इस लेवल के ऊपर, और फिर हमने उसके अंदर उन एसिड्स को ग्रुप करा जिनके लिए सेम रेट ऑफ डेथ प्रिस्क्राइब है, एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ एसिड। तो दोबारा से रीड करता हूं, ग्रुप ऑफ एसिड विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल, in respect of which same rate of depth is prescribed. This is how the block of acid is determined। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था मेथोडोलॉजी में, आइडेंटिफाई द ब्लॉक। तो हमें सबसे पहले एक ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है जो हमने चीज पढ़ी। आई अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था, डिटरमाइन द WDV of the block of acid at the end of the previous year। इसका भी स्टेप दे रखा है एक्ट में, मैं आपको सिखाता हूं। WDV of the block of acid at the end of the previous year। अगर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 की, तो मुझे क्या निकालनी है, एक WDV 33 मार्च 24 की। हम कैसे निकालेंगे, और हम ये जो भी WDV निकाल रहे हैं ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एक ब्लॉक ऑफ एसिड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा एक ब्लॉक है कंप्यूटर जिसके ऊपर 40% की डेप्थ प्रिस्क्राइब है। तो ये जो हम स्टेप अभी सारे पढ़ेंगे ये वाले, हम ये सिर्फ और सिर्फ इस कंप्यूटर ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे। मीन्स ये पूरे का पूरा स्टेप एक ब्लॉक के लिए करना है। अगर जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, मेरे पास 4 ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4। तो मुझे ये स्टेप चारों ब्लॉक के लिए करने हैं, तब जाके मेरे पास क्लोजिंग WDV आएगी। ठीक है, आइए पढ़ते। स्टार्ट विद द ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसिड। ओपनिंग WDV का मतलब हो गया कि जो हम जैसे हम प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे पहले निकालनी है 1423 की ओपनिंग WDV। ये मेरे पास कैसे आई होगी, ये मेरे पास आई होगी 31 मार्च 23 की WDV लेस डेप्रीसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। तो ओपनिंग WDV का मतलब है जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग WDV थी उसमें जितनी भी एप्लीकेबल डेप्थ थी वो माइनस करी, एंड दैट बिकम्स द ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसिड। तो हम अगर बात करें यहाँ पे 1423 को, वो मेरे पास ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसिड आ गई। एड actual cost of assets belonging to the block acquired in a previous year।
देखिए मैंने यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर बहुत फोकस करा है, बोल्ड भी करा है और कैप लेटर में भी लिखा है, बिकॉज दिस वर्ड कैरी लॉट मैनी इंपॉर्टेंस जो अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमने जैसे एग्जांपल लिया था, मैं इसको रख रहा हूं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ब्लॉक की 1423 को ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ रही है 7 लाख रुपीज। अब जितनी भी एसेट हमने प्रीवियस ईयर में एक्वायर करी है विच इज फॉलिंग अंडर दिस ब्लॉक, वो हम ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे लिया 1723 को, हमने नए कंप्यूटर परचेज करे, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। हमने 124 को 3 लाख के ऐड करे, सब ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये एक्चुअल कॉस्ट क्या है, इसको मैं अभी टेकअप करता हूँ। अभी हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ लेते हैं। इट्स एन परचेज प्राइस, जो हमारी नॉर्मल अकाउंटेंसी में आता है वो हमने ऐड कर दिया। लेस मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल in respect of assets belonging to block sold, demolished और sold as a scrap। मीन्स यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ऐड करने के बाद नंबर कितना आ गया मेरे पास 12 लाख। अब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालते हुए मुझे क्या माइनस करना है, लेस सेल प्रोसीड्स। हम अगर अकाउंटेंसी में बात करते हैं अकाउंटेंसी में जब भी हम मशीन अकाउंट बनाते हैं, कंप्यूटर अकाउंट बनाते हैं, तो जब हम कंप्यूटर बेचते हैं तो उस कंप्यूटर अकाउंट में से कॉस्ट लेस करते हैं। मींस अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, मींस अगर हम यहाँ पे नॉर्मल से हम अगर अकाउंटेंसी की बात करें, बीडी, ये हम सॉरी बीडी बोल गया कंप्यूटर्स, ये मेरे पास कंप्यूटर आ रहा है 5 लाख रुपीज का। अब हम क्या करते हैं, सपोज ये पूरे ये इसमें से एग्जांपल लेता हूँ, 4 लाख का कंप्यूटर मैंने बेच दिया 2.5 लाख रुपए में। तो हम एंट्री कैसे पास करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 2.5 लैक्स, लॉस 1.5 लैक्स, टू कंप्यूटर्स 4 लाख। मीन्स यहाँ से जो कंप्यूटर में एलिमिनेशन होगा वो कितना होगा, इन टोटलिटी एलिमिनेशन कितना हो रहा है 4 लैक्स, क्योंकि कंप्यूटर की जो बुक वैल्यू आ रही थी वो 4 लाख रुपीज ही आ रही थी। बट अंडर इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, हम मेरे पास जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी उसमें जो एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर करी उसमें से मुझे क्या करना है, अगर मैंने कोई एसेट बेची तो जितने की बेची है, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ लेस सेल प्रोसीड्स। तो मैंने जितने की भी एसेट्स बेची है, फॉर एग्जांपल मैंने 6 लाख के कंप्यूटर्स पुराने बेच दिए, तो मैंने यहाँ पे जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मेरी आएगी, 6 लाख अलग नंबर लेता हूँ, 5 लाख का नंबर लेता हूँ, 5 लाख की मैंने एसेट सेल करी है, ये मेरी क्या चीज है, सेल प्रोसीड्स। तो मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी, 7 लाख। मीन्स मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं यहाँ पे, यही नॉर्मल अकाउंटेंसी में एक डिपार्चर है कि यहाँ पे जितनी भी एसेट्स हम बेच रहे हैं वो ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट में लेस करते हैं रेदर देन द वैल्यू कॉस्ट और द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड। इसके पीछे की थीम क्या है, देखिए डेप्रीसिएशन इज एन एलोकेशन प्रोसेस। एक कहता है भाई तुम्हारे को 12 लाख रुपए की एसेट है जिसको ओवर द टाइम हम एलोकेट करेंगे, बट उसमें से अभी आपने 5 लाख की एसेट बेच के फायदा उठा लिया, इट मीन्स अनएलोकेटेड अमाउंट इज 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए पे हम आपको डेप अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे माइनस जो करना है वो क्या क्या करना है, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल डिपेंडिंग अपॉन मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू आर फॉलोइंग।
अब मनी रिसीव कब हो सकती है, किस कॉन्टेक्स्ट में? एसेट को हमने बेच दिया तो ये माइनस होगा। एसेट खत्म हो गई थी, डिमोलिश्ड हो गई थी, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो भी माइनस होगा। हमने एसेट को एज अ स्क्रैप बेच दिया, वो भी माइनस होगा। तो यहाँ पे जो माइनस करना है वो हमें तीन चीजें करना है। जो हमारे पास पैसा आ रहा है या आ गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में? एसेट को बेच दिया या उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिला, एसेट डैमेज हो गई थी, या स्क्रैप बेच दिया। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। एक फोर्थ पॉइंट मैंने और लिखा है एक स्लम सेल के कॉन्टेक्स्ट में। अभी मैं इसको टेकअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक हमें स्लम सेल नहीं मत समझ में आएगा हम इस पॉइंट को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। अभी हम डेप्रीसिएशन की मेथोलॉजी बड़ी सिंपल टर्म्स में ले रहे हैं। स्लम सेल इज अ मेथड ऑफ अ रिस्ट्रक्चरिंग, उसे टेकअप नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि अगर सपोज हमने ये एक ओपनिंग एसेट है, इसमें मान लीजिए एक्स, उस एक्स को अभी तक हम एज अ कंप्यूटर यूज कर रहे थे। अब उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, हम लोगों ने उसको यूज करना बंद कर दिया और स्टोर में रख दिया। अब अकाउंटेंसी के एंगल से देखा जाए तो उस एसेट को हम यूज नहीं कर रहे, डेप्ट नहीं मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने जब एसेट को एक्टिव यूज से निकाल के स्टोर में रख दिया है तो हम मान रहे उसको पैसिव यूज कर रहे हैं। तो हमने एसेट को जो एक्टिव यूज से पैसिव यूज में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम यहाँ नीचे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हम ये मान रहे हैं जब तक हमने उसको बेचा नहीं है तब तक मेरे को वो ना वो एसेट की वैल्यू कम नहीं होगी। एसेट की वैल्यू कम कब होगी? जब हमने बेचा है। तो इसके लिए हमने ये थीम समझी थी कि एसेट को अगर हमने एक्टिव यूज करके स्टोर में रख दिया है तो भी लॉ एज्यूम करता है वी आर यूजिंग द एसेट एंड इट्स डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल ऑन दैट एसेट। तो यहाँ पे जो 7 लाख आया, अभी भी नंबर पूरा मेरा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट अधूरा है अभी भी। अब थर्ड पॉइंट जो ऊपर हमने पढ़ा था, हम लोगों ने सेकंड स्टेप तक समझ लिया, हाउ टू डिटरमाइन द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। उसके बाद मुझे ब्लॉक में ये आइडेंटिफाई करना है क्या उस प्रीवियस ईयर में मैंने कोई एसेट एक्वायर करी है जिसको मैंने 180 दिन से कम यूज करा है। लेट्स उस एग्जांपल में समझते हैं। ये वाली जो एसेट थी, ये वाली एसेट हमने 1124 को परचेज करी है। Now this asset is put to use in our first year for less than 180 days। तो हम 7 लाख में से 3 लाख अलग कर देंगे, बैलेंस 4 लाख बचा। तो इसके ऊपर रेट 20% लगाएंगे हाफ, और इसके ऊपर रेट हम लगाएंगे प्रॉपर 40%। तो अगर हम दोबारा से WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसिड, तो ब्लॉक ऑफ एसिड की WDV की वर्किंग समझे। ओपनिंग WDV of block of acid, then the actual cost of acid belonging to the block acquired in a previous year, ये मैंने ऐड कर दिए। उसमें से मैंने लेस कर दिया जो मैंने उसमें से एसिड बेच दी है। तो उस सिनेरियो में जो भी उसके बाद क्लोजिंग WDV आएगा उसको फर्दर हम ड्रिल डाउन करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे इस साल में कोई एसेट ऐसी है जो मैंने 180 दिन से कम यूज करी है, अगर है उसको सेपरेटली वर्कआउट करेंगे और रिमेन और बाकी को अलग से लिख लेंगे। जो 180 दिन से कम यूज करी है उसके ऊपर डेप्थ, जो भी एप्लीकेबल डेप्थ है ब्लॉक पे, उसको हाफ करके रेट अप्लाई करेंगे एंड रेस्ट पे पूरा 40 पूरा रेट अप्लाई करेंगे। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए इसे, ताकि कॉन्सेप्ट में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। हम कंप्यूटर की बात ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1423 को WDV थी 7 लाख रुपए की। हमने 1124 को एक्विजिशन करी 3 लाख रुपए की, और हमने जो सेल प्रोसीड्स करी पुराने कंप्यूटर्स की
वो 8 लाख रुपए करीब। अब आप देखेंगे बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 2 लाख। अब मुझे 2 लाख में से डिफ्रेंशिएट करना है कितनी एसेट लेस देन 180 डेज के लिए यूज करी है और कितनी मोर देन 180 डेज। और ये 180 डेज और 120 डेज सिर्फ फर्स्ट ईयर में अप्लाई होगा जब एसेट एक्वायर। अब इसमें एक एसेट एक्वायर तो करिए 1124 को 3 लाख की, बट क्लोजिंग WDV कितनी आ रही है, 2 लाख रुपीज। तो हम ये मानेंगे कि जो लेस देन 180 डेज के लिए एसेट यूज करिए वो 2 लाख है एंड रिमेनिंग को हम नील मानेंगे। ये हमारा नील हो जाएगा और इसके ऊपर क्योंकि कंप्यूटर है, इट्स बीइंग दिस एसेट इज बीइंग यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, तो रेट मेरा कितना अप्लाई होगा, 20%। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट हाउ टू कंप्यूट क्लोजिंग WDV समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा व्हाट, कि अगर ये माइनस का नंबर मेरा ज्यादा आ गया, तो वो मैंने नीचे समझाया है। इफ रिडक्शन एट थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर छोड़ते हैं, is more than addition, then WD will be taken as a nil and negative value will be taxable as a capital gain। मीन्स अगर मेरा 1423 को नंबर आ रहा है 7 लाख, 1124 को 3 लाख की एसेट है और जो हमने सेल करी है दिस नंबर इज 11 लाख, देन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन हम WDV कितना लेंगे, नील। और जो ये नेगेटिव 1 लाख रुपीज आ रहा है दिस विल बी ट्रीटेड एज माई कैपिटल गेन। जब कैपिटल गेन मैं आपको बताऊंगा देन आई विल टेक अप दिस नंबर। अब इफ ये चीज जो मैंने पहले समझाई वही बता रहा हूं, इफ एसेट इज विड्रॉन फ्रॉम एक्टिव यूज but not sold, the value of asset will still not be reduced in calculating the closing WDV। तो अगर हम एक दोबारा से ऊपर चले स्टेप्स के ऊपर, तो हमने ये समझ लिया ब्लॉक ऑफ एसेट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उस ब्लॉक की WDV कैसे निकालते हैं, और उस ब्लॉक पे देन जो WDV आई उस पे नॉर्मल डेप्थ कैसे अप्लाई करेंगे। हम ऐसे क्लोजिंग WDV को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 180 दिन से कम, 180 दिन से ज्यादा। अब जो मेन चीज बचती है जो लॉ ने डिफाइन करी है, हाउ टू टेक द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड इन अ प्रीवियस ईयर, उसको लॉ ने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक नॉर्मल केस, एक स्पेशल केस मेंशन बिलो। अब यहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट है वो लॉ ने कैसे डिफाइन करा है, सिंपल। अगर मैं स्ट्रिक्टली डेफिनेशन पे जाऊं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसिड मींस एक्चुअल कॉस्ट टू दी असेसी। लॉ में यही डेफिनेशन लिखी है जो मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं। इट मींस यहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट लेनी है नॉर्मल केस में, इट विल बी एज पर द नॉर्मल अकाउंटेंसी प्रिंसिपल। मींस हमने अकाउंटेंसी प्रिंसिपल में पढ़ा है कि हम एसेट में क्या लेंगे, जो हमने पैसा पे करा है एक्चुअल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्रेट। तो ऑल दीज विल बी टेकन एज इन एग्रीगेट द एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ लॉ ने इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है। एड एक्सपेंडिचर इनकर, ये जो हमने कर दिया सारे का सारा, लेस सब्सिडी ग्रांट और रिम्बर्समेंट अमाउंट। मींस अगर हमको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी लेस कर देंगे, बट वो सब्सिडी लेस कब करेंगे, इफ इट्स रिलेटेबल टू पर्टिकुलर एसेट डायरेक्टली रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोलती है एक बिजनेस को, इफ यू इंस्टॉल द सोलर पैनल देन हम 30% आपको सब्सिडी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल को लगाने में खर्चा आया 50 लाख, गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितनी दे दी, 1.5 लाख रुपीज। तो हम ये 1.5 लाख लेस करेंगे
तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी 3.5 लाख रुपीज। तो दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये जो 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिले हैं ये मेरी इनकम नहीं कहलाएगी, रेदर ये एक्चुअल कॉस्ट से मैं कम कर दूंगा एंड सॉरी जो मैंने परचेज कॉस्ट से कम कर दूंगा एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी कॉल्ड द एक्चुअल कॉस्ट। If not relatable to the particular asset, it shall be reduced from the cost of asset on proportionate basis. For example, government बोलती है कि if you set up a plant in say certain backward area, तो जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उस इन्वेस्टमेंट का 10% आपको सब्सिडी दे देंगे। अब से हमने उधर लैंड एक्वायर करी 50 लाख रुपीस की, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी 30 लाख रुपीस की, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी 20 लाख रुपीस की, तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? तो गवर्नमेंट ने हमें इस पर 10% सब्सिडी दे दी 10 लाख रुपीस। अब ये 10 लाख रुपीस जो है मैं इन तीनों एसेट में 5:3:2 में माइनस करूंगा, मीन्स 5 लाख यहाँ से, 3 लाख यहाँ से, 2 लाख यहाँ से। तो हम यही कहना चाह रहे हैं इफ सब्सिडी इज नॉट रिलेटेबल टू पर्टिकुलर एसेट इट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकम में लॉ ने एक स्पेशल पॉइंट दिया। एक्सपेंडिचर इनकम में हम क्या करेंगे? अगर हमने सारे का सारा एक्सपेंडिचर बैंकिंग चैनल से इंकर करा है तो जितना भी एक्सपेंडिचर करा है इन नॉर्मल अकाउंटेंसी टर्म्स वो हम कंसिडर कर लेंगे। और बैंकिंग चैनल मेरे कौन से है? अकाउंट पे चेक, क्रॉस चेक जो है वो बैंकिंग चैनल में नहीं आता है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट और भी, ये सारे मेरे बैंकिंग चैनल है। सिर्फ क्रॉस चेक नहीं है और कैश तो ऑब्वियसली बैंकिंग चैनल नहीं है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड में अगर मैंने बैंकिंग चैनल से एक्सपेंस करा है तो जो भी मेरी नॉर्मल अकाउंटेंसी में मशीन में ऐड होना चाहिए ऑल विल बी कंसिडर्ड। बट अगर मैंने एक्सपेंडिचर इनकर बैंकिंग चैनल से नहीं करा है एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट इन अ डे इज अप टू 10,000 तो उसको मैं एक्सपेंडिचर एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। इफ अमाउंट ऑफ पेमेंट इन अ डे एक्सीड 10,000 देन उस एक्सपेंडिचर को मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक मशीन परचेज करी से 10 लाख रुपीस की, उसका जो फ्रेट था वो था 50,000 रुपीज। उसमें से 30,000 तो मैंने क्या कहते हैं UPI कर दिया और 20,000 मैंने कैश में पे करा टू अ पर्सन ऑन अ सिंगल डे। अकाउंटेंसी के पर्सपेक्टिव से तो मेरी पूरी 10,50,000 आएगी, बट इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से जो मैं एक्चुअल कॉस्ट लूंगा 10 लाख रुपए, क्योंकि ये तो मैंने बैंकिंग चैनल से पे करा है। और यहाँ पे जो मैंने फ्रेट है उसमें से 30,000 तो मैंने बैंकिंग चैनल से पे करा है और 20,000 मैंने कैश में पे करा है। तो मैं यहाँ एक्चुअल कॉस्ट में सिर्फ 30,000 लूंगा, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे आएगी 10,30,000। इवन दो मेरी अकाउंटेंसी में इट विल बी 10,50,000, बट इनकम टैक्स में जो मैं एक्चुअल कॉस्ट लूंगा नॉर्मल कॉस्ट में वो इस तरह से निकालूंगा। तो अगर मैं इसको समझाऊं, सबसे पहले एक्सपेंडिचर इनकर लेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर में मुझे ध्यान रखना है कि बैंकिंग चैनल से पेमेंट है या अदर देन बैंकिंग चैनल है। और यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ एक्सपेंडिचर इनकम में वही लेंगे जो नॉर्मल अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटेंसी में एसेट में ऐड होना चाहिए। उस एक्सपेंडिचर इनकम में ये 2 पॉइंट में ध्यान में रखूंगा। अगर मैंने वो बैंकिंग चैनल से पेमेंट करी है तो पूरा एक्सपेंडिचर ले लूंगा, और अगर मैंने अदर देन बैंकिंग चैनल से पेमेंट की है एंड अमाउंट इज अप टू 10,000 इन अ सिंगल डे तो उसे भी काउंट कर लूंगा। और अगर अमाउंट
in cash non-banking channel exceed 10,000 rupees, then I will ignore while considering the actual cost. उसके बाद एक्सपेंडिचर इंकर करने के बाद अगर सब्सिडी मुझे मिली है, देन आई विल रिड्यूस इट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर इंकर टू अराइव एट द एक्चुअल कॉस्ट. फ्रेंड्स, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर मैं वीडियो एकदम ऑल ऑफ सडन स्टॉप हो गया था, मैं अभी आगे इसको प्रोसीड नहीं कर पाया. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद the rest of the topic relating to the depreciation computation. I sorry for the inconvenience caused to you. Thank you.